डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर में रहता हूँ। यहाँ की एक पुरानी घड़ियों की दुकान पर मैं काम करता हूँ और आपको तो पता ही होगा, हमारा काम सिर्फ घड़ियों को ठीक करना या उसे बनाना नहीं है, बल्कि हमारा काम भूत प्रेत को पकड़ना है। अभी तक तो मैंने आपको इस घड़ियों की दुकान में हुई घटनाओं के बारे में बताया है। अभी बहुत ऐसे राज हैं जो खुलते ही जाएंगे। और आपको तो पता होगा, पिछले एपिसोड में हम दूसरी दुनिया में गए थे जोसेफ को बचाने के लिए। अंत में हम उसे बचा तो लाए, लेकिन वो कौन थी जो मिस्टर हेनरी को पकड़ रही थी? मुझे पता लगा कि वो हेनरी की बीवी थी, यानी कि जोसेफ की मां। इस राज से पर्दा तो उठना ही चाहिए था। मैं फिर से इस दुकान पर आया हुआ था और मैं बार बार मिस्टर हेनरी से यह सवाल किए जा रहा था कि वो इस राज से पर्दा उठा दें और मुझे बता दें आखिर उस औरत से उनकी शादी कब हुई और इसके पीछे राज क्या है। लेकिन वो बता नहीं रहे थे। 2 दिन हो चुके थे, जोसेफ भी काम पर आने लगा था। हर कोई यही पूछता, आखिर ये लड़का कौन है जो इस दुकान पर आया करता है। हमने किसी को नहीं बताया था कि ये जोसेफ है, मिस्टर हेनरी का बेटा, क्योंकि उसकी उम्र 20 साल के बराबर थी। इतने साल दूसरी दुनिया में रहने के बावजूद उसकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। 20 साल तक वो वैसा का वैसा ही था, यानी कि 20 साल जैसा। हर कोई उससे पूछा करता कि वो कब यहां पर आया, और उसने भी ये कहानी बताना शुरू कर दी थी कि वो किसी और शहर से यहाँ पर काम के लिए आया हुआ है और मिस्टर हेनरी के साथ काम कर रहा है। मैं भी सबको यही कहता कि वो मेरा दोस्त है। इसी तरह से हमारी बातें यहाँ पर चलने लगी थीं कि ये 2 लड़के इस दुकान पर काम करते हैं और बहुत ही शिद्दत से काम करते हैं। हमारी यहाँ पर पहचान बन चुकी थी। घड़ियों की दुकान चलाने के साथ साथ हम भूत प्रेत का निपटारा भी किया करते। मुझे मिस्टर हेनरी ये तो बता नहीं रहे थे कि वो औरत कौन है, लेकिन फिर भी वो औरत उनके आसपास महसूस होती ही रहती। कई बार मैं उस कैमरे से छिपकर फोटो खींचता और वो उस फोटो में आती ही, यानी कि वो अब भी मिस्टर हेनरी के करीब थी। दूसरी दुनिया से तो हम बचकर वापस आ गए थे, लेकिन अब भी वो उन्हीं के पीछे घूमा करती। मुझे नहीं पता कि मिस्टर हेनरी उससे कैसे बच रहे थे, लेकिन अब मुझे जानना बहुत ज़रूरी था। मैं बार बार जोसेफ से भी पूछा करता कि तुम्हारी माँ दूसरी दुनिया में कैसे फंसी हुई है, तो जोसेफ कहता कि वो बचपन से ये जानता है कि उसकी माँ मर गई थी और वो दूसरी दुनिया में चली गई थी। जब वो 7 साल का था तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पीछे के राज उसे भी अब तक बताए नहीं गए हैं। मिस्टर हेनरी कभी बताते ही नहीं आखिर उनके मिलने का राज क्या है, वो कहाँ पर मिले और वो दूसरी दुनिया में कैसे चली गई। मुझे इस राज से पर्दा उठाना था। मैं उस दुकान को हर तरह से खंगाल रहा था, कहीं से कुछ तो मिल जाए जिससे मुझे ये पता चल जाए कि वो औरत कौन थी और वो हेनरी से कैसे मिली और दूसरी दुनिया में कैसे गई। ढूंढता रहा, मैं ढूंढता ही रहा, लेकिन मिस्टर हेनरी की डायरी मुझे मिल नहीं रही थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। मैं उसी पीछे वाले हॉल में पहुंच गया था जहां पर भूतिया सामान पड़ा था। वहां पर भी मैं ढूंढने की कोशिश करता जा रहा था और धीरे धीरे हर सामान के पास मैं देख रहा था। मैं किसी चीज को छूना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था यह कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन उसी ताबूत के पास से जब मैं गुजर रहा था तो उसका दरवाज़ा जैसे अपने आप खुला। वो शायद हवा से खुला था या किसी और कारण से,
लेकिन उसके अंदर से मैंने उसी औरत को देखा। वो मेरी तरफ घूरे जा रही थी। मैंने देखा उसने अपना एक कदम हमारी दुनिया में रखा था। उसका एक कदम अंदर आ चुका था और वो उस ताबूत से बाहर निकलना चाहती थी। बार बार वो कोशिश करती जा रही थी और मैं घबराहट के मारे वहीं पर खड़ा था। मेरे पैर कांप रहे थे, इसलिए मैं हिल नहीं पा रहा था। उसका दूसरा कदम जैसे ही हमारी दुनिया में आया, मैंने भागते हुए हेनरी को देखा। शायद वो बाहर से देख चुके थे कि अंदर क्या हो रहा है। वो औरत अब भी बाहर की तरफ आ रही थी, लेकिन भागते हुए हेनरी ने उस दरवाजे को लगा दिया। एक झटके से जैसे ही वो दरवाजा लगा, माहौल जैसे बदल गया। पहले अंदर डर का माहौल था। मेरे पैर जकड़े जा चुके थे। मैं डर के मारे कांप रहा था और हिल नहीं पा रहा था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी और एक अलग सा एहसास, जैसे आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर आ रही हो। उस एहसास को मैं बयां नहीं कर सकता, लेकिन मिस्टर हेनरी ने जैसे ही उस दरवाजे को बंद किया, वो एहसास भी जैसे गायब सा हो गया। मिस्टर हेनरी ने उस दरवाजे को धक्का दिया हुआ था और वो दरवाजा जैसे अपने आप खुलने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा मिस्टर हेनरी के पैर पीछे की तरफ खिसक रहे थे। मिस्टर हेनरी बार बार कह रहे थे, कीलें लेके आओ, यहां पर हमको कीलें गाड़नी होंगी। इस ताबूत को हमें बंद करना होगा किसी भी कीमत पर। यहां बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मैं भागकर कीलें लेकर आया और हमने बहुत सारी कीलें उस ताबूत में गाड़ दी। उसका दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था, लेकिन अंदर से जैसे धुआं निकल रहा था। अंदर उस ताबूत से रोशनी निकल रही थी। मैं इस ताबूत में सफर कर चुका था, लेकिन ऐसी रोशनी वहां से आती है मैंने नहीं देखी थी। मैं इसके जरिए दूसरी दुनिया में जा चुका था, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी। मैंने पढ़ा था कि इस ताबूत से दूसरी दुनिया से कोई इधर नहीं आ सकता, और वो भी कोई शैतानी दिमाग वाला। अगर आपके इरादे अच्छे हों तो आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शैतान हैं तो उस दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। सिर्फ कुछ समय के लिए भी इधर नहीं आ सकते। फिर भी वो इस तरफ कैसे आ रही थी? मिस्टर हेनरी के चेहरे पर आ रहा पसीना बहुत कुछ बयां कर रहा था। मैं अब भी उनसे सवाल कर रहा था, आपको बताना होगा यहां पर हो क्या रहा है। आपने बताया था दूसरी दुनिया से इस दुनिया में कोई नहीं आ सकता, और वो भी शैतानी दिमाग वाला। वो आपको मारना चाहती है, फिर भी इस दुनिया में पहली बार आने की उसने कोशिश की। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है, आपने बताया था। लेकिन मिस्टर हेनरी ने कहा, हाँ नामुमकिन है, वो शैतानी प्रवृत्ति वाली है, लेकिन आज कुछ अलग हो रहा है। ऐसा मौका लाखों में एक बार आता है। मैंने सोचा ये मौका कभी आएगा नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। हमें तैयार होना होगा। यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, हमें तैयार होना होगा। इसके बाद मैंने मिस्टर हेनरी से कहा कि तैयार तो मैं हो जाऊं, लेकिन इस मुसीबत को मोल लेने से पहले मुझे पता होना चाहिए हम किसका सामना कर रहे हैं। आपको बताना होगा वो कौन थी। आपकी उससे शादी हुई। अगर वो मरकर दूसरी दुनिया में जा चुकी है तो वो आपको क्यों मारना चाहती है? अब भी वो यहां से विदा क्यों नहीं हुई? अब भी वहीं पर फंसी क्यों हुई है? आपको बताना होगा। मुझे सच जानने का पूरा हक है। उसके बाद मिस्टर हेनरी पीछे गए उसी हॉल में। वहां से वो छोटा सा कपड़ा निकाल कर लाए। उस कपड़े का रंग लाल था और उन्होंने उस कपड़े को एक टेबल पर बिछा दिया। उस कपड़े के आसपास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने जैसे ही एक उंगली उस कपड़े के ऊपर रखी, वहां पर मैंने एक डायरी प्रकट होती हुई देखी। जैसे हवा में जादू से वो डायरी वहां पर आ चुकी थी। मैं हैरान परेशान मिस्टर हेनरी की तरफ देख रहा था और उन्होंने उस डायरी को उठाया, उस कपड़े को समेटा और वहीं पर रख दिया। डायरी अब भी उनके हाथ में थी।
वो डायरी उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दी और मुझसे कहा, यह कोई साधारण डायरी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की कहानी है, तुम्हें ये पढ़नी होगी। मैं कैसे उससे मिला तुम्हें जानने का पूरा हक है। इस डायरी को पूरा पढ़ना, आज रात इसे पढ़ लेना। कल हमें बहुत बड़ा काम करना है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं, हमें यहां पर एक बड़ा मिशन करना होगा। उसके बाद हमारे साथ कुछ बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तुम्हें जानने का हक है, पूरी सच्चाई जान लेना। मैंने उस डायरी को पकड़ा हुआ था और जोसेफ की नजरें मेरी तरफ थीं। जोसेफ मुझसे जानना चाहता था कि इसमें क्या है। मैंने उसे बता दिया कि ये तुम्हारे पापा की डायरी है, इसमें पूरा सच है। जोसेफ हैरान और परेशान था। उसने मुझसे कहा कि इतने सालों से उसके पापा ने इस डायरी के बारे में कभी नहीं बताया। वो कभी अपने इतिहास की जानकारी देते ही नहीं थे। वो बताया ही नहीं करते थे कि वो माँ से कहाँ पर मिले थे। लेकिन आज कुछ हुआ लगता है, कुछ बड़ा हुआ लगता है। वो इस सच को तभी बताना चाहते थे जब उनकी मौत की घड़ी नज़दीक हो। उन्होंने कहा था, जब मैं मरने के करीब होऊंगा उसी वक्त सबको पता चलेगा राज क्या है। जोसेफ घबराया हुआ परेशानी में वहीं पर कुर्सी पर बैठ चुका था। उसने मुझसे कहा, कल सुबह मुझे यह डायरी दे देना, मैं दिन के वक्त पढ़ लूँगा। आज ये तुम्हें पढ़नी चाहिए, पापा ने तुम्हें दी है तो तुम ही पढ़ो। मुझे बस बता देना, अगर मुझे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है तो भी बता देना। मैं उस डायरी को लेकर घर पर आ चुका था और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं जानता था मुझे सच्चाई जानने का हक है, लेकिन मैंने मिस्टर हेनरी को इस तरह से घबराए हुए नहीं देखा था। कोई ऐसा राज जो दुनिया हिलाने वाला था शायद मुझे पता लगने वाला था। मैं खाना खाकर बेड पर लेट चुका था और मैंने उस डायरी को खोल लिया था। उस डायरी में लिखे शब्द मैं उसी तरह से बयां करने वाला हूं जैसे उसमें थे। हेलो, जो भी इस डायरी को पढ़ रहा है, मैं मिस्टर हेनरी हूं और अगर तुम इस डायरी को पढ़ रहे हो तो यकीनन या तो मैं मर चुका हूं या मौत के बेहद करीब हूं, क्योंकि इस डायरी को मैंने वादा किया था किसी को नहीं दूंगा, लेकिन अब शायद वक्त आ चुका है। तुम जो भी हो इस डायरी को पढ़ रहे हो, यकीनन तुम भरोसे लायक होगे। मैं वैसे ही किसी को इस डायरी को नहीं देता। इसमें लिखे हर शब्द मेरी कहानी है। मेरे साथ क्या क्या घटा वो सब है। तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। यकीनन कुछ बड़ा हुआ होगा, इसीलिए इस डायरी को तुम पढ़ रहे हो। मैं हेनरी शेवॉन एक साधारण सा लड़का हुआ करता था। मैं हमेशा से ही बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, लेकिन पैसे से ज़्यादा मुझे शोहरत पसंद थी। हर कोई मेरी तारीफ करे। मैं लोगों की मदद करना बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। हमेशा से मैं ऐसे काम किया करता ताकि लोग मेरी तारीफ करें। मैं जितने पैसे कमाता लोगों में बांट दिया करता, लोगों की मदद कर दिया करता। लेकिन अब इसमें भी मुझे ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमेशा ही पैसे कम होते। मैं ढूंढा करता कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। मुझे अच्छा काम मिल नहीं रहा था और यहाँ पर सच में काम की कमी होती जा रही थी। मैं लंदन में घूमा करता, आखिर लोगों को क्या परेशानी है मैं उसे दूर कर पाऊँ। मैं यहाँ हर तरह की परेशानी दूर किया करता, लोगों की भूख दूर किया करता, लोगों की परेशानियाँ दूर किया करता। भूत प्रेत से भी मेरा सामना हुआ करता। मैं पहले सोचा करता था कि लोगों को दिमागी बीमारी होती है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैं लोगों को तड़पता हुआ देखता, लेकिन एक दिन जब मैं एक घर में गया, मुझे बताया गया था वहाँ भूत प्रेत निवास करते हैं। मैं जानता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, तो मैं आसानी से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर उस घर में पहुँच गया। वक्त रात के 11 बजे का था और मैं टेबल पर बैठा इस रात को बिताने का इंतज़ार कर रहा था। इस घर के मालिक बहुत परेशान हुआ करते थे। तब मुझे वहाँ पर भूत प्रेत का एहसास हुआ था। मैंने उड़ते हुए शैतान देखे थे। उन्होंने मुझ पर बहुत हमला किया।
मेरी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अगले 10 दिन तक मैं बीमार रहा। उसके बाद मैंने ठान लिया था मैं भूत प्रेत का निपटारा भी किया करूँगा। मैं यकीनन ऐसा ज्ञान पाऊँगा कि इनका भी सामना कर पाऊँ। मैं पूरी दुनिया घूमता जा रहा था और ऐसी किताबें इकट्ठा करता जा रहा था जहाँ से मैं इन शैतानों, इन भूतों का सामना कर पाऊँ। इसी तरह से कई साल बीत चुके थे और लोगों के घरों से भूत निकालते निकालते मुझे बहुत ज़्यादा कमाई होने लगी थी। लोग बहुत ज़्यादा पैसा दिया करते। भूतों से निपटारा करके उन्हें बहुत खुशी मिलती। वो बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाते, महंगा इलाज कराते, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिलता। मैं बड़ी आसानी से 1-2 दिन में ही उन भूतों से उनका निपटारा कर देता तो वो मुझे ज़्यादा पैसे देते। मैंने बहुत कमाई कर ली थी, लेकिन मेरे पास एक ठिकाना नहीं था। मैंने लंदन शहर के एक तरफ, जहाँ पर कोई दुकान नहीं थी, वहाँ पर घड़ियों की दुकान खोली। मैं जानता था मेरा काम घड़ियों का नहीं होगा, इसीलिए मैं ऐसी पुरानी घड़ियाँ ढूंढ कर लाया था जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता। आखिर पुरानी घड़ियों को कौन खरीदना चाहेगा। मैं यहाँ पर इन घड़ियों को भर चुका था, लेकिन मेरा काम तो भूत प्रेत का निपटारा करना है। लोग यहाँ पर आने शुरू हो चुके थे। मैंने ऐसे ऐसे भूतों का सामना किया, मैं सोच नहीं सकता था। मैंने शैतानों का सामना किया, मैंने पिशाचों का सामना किया। मैं हर तरह का ज्ञान पाता जा रहा था। मैं दूसरी दुनिया का सफ़र कर चुका था। धीरे धीरे मेरी ख्याति बढ़ती जा रही थी और मैंने ऐसी शक्तियाँ तक पाली थी जिससे मैं भूतों का सामना कर पाता था। मैं जानता था ये भी विज्ञान है। दूसरी दुनिया में वो प्रेत निवास करते हैं और इस दुनिया में हम निवास करते हैं। यहाँ पर उनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं किसी घर में उन शैतानों के पास भी शक्ति होती है। कुछ राज ऐसे थे जिन्हें मैं जान नहीं पा रहा था। आखिर कैसे उनकी शक्ति बढ़ जाती है और कम हो जाती है। कैसे कुछ साए जिनके बारे में किताबों तक में नहीं बताया गया, उनको भी संभाला जा सकता है। मैं कभी उन सायों को संभाल नहीं पाया था। धीरे धीरे मैं अलग अलग देशों में जाने लगा था। वहाँ पर भी भूतों का निपटारा करता। मुझे खास तौर पर चिट्ठियाँ लिख कर बुलाया जाता और मैं उनकी परेशानी दूर करने के लिए वहाँ पर जाता। इस बार मुझे ब्राज़ील से चिट्ठी आई थी। वहाँ के घने जंगलों में कुछ ऐसा है जिसे कोई संभाल नहीं पा रहा है। वो लोगों पर हमला करता है। वो किसी तरह का पिशाच है जिसे कोई संभाल नहीं पा रहा। वो बहुत खतरनाक है। उसके पास अजीब अजीब शक्तियां हैं। मुझे वहां पर जाना था। मुझे जंगल में अकेले छोड़ दिया गया और आज मुझे पता चला था ये अमेज़न के जंगल थे। इतने विशाल और घने जंगल, यहाँ पर कोई इंसान अंदर तक गया ही नहीं था। यहाँ पर भी कई जगह पर फैक्ट्री लगाने का काम शुरू होने वाला था, लेकिन घने जंगलों में ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। मैं जानता हूँ अजीब शक्तियाँ और शैतान ऐसी जगहों पर निवास करते हैं। मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। इतने सालों का एक्सपीरियंस था मेरे पास। मैं अकेला इस घने जंगल में उसी रास्ते पर जाए जा रहा था जहाँ पर लोगों को वो खतरनाक चीज़ सामने आ रही थी। वो उन पर हमला किया करती। वो क्या था, प्रेत या शैतान, मुझे पता लगाना था। उस हरे रंग की तीखी पहाड़ी पर उसे देखे जाने की सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई थी और वहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया था। मैं बहुत सारा खाना लेकर आया था, लेकिन वो भी अब कम होने लगा था। धीरे धीरे मैं उसके पास पहुँचता गया और यहाँ पर मुझे एहसास हो रहा था कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है जो यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुँचाती है। उसने किसी को अब तक मारा नहीं था, लेकिन बहुत ही गंभीर रूप से घायल ज़रूर किया था। यहाँ रास्तों में जाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था पेड़ों पर से मुझे कोई देख रहा है। आसपास भी मुझे किसी के घूमने का एहसास होता। कभी कभी मैं डरता, अगर ये भूत प्रेत ना होकर कोई जानवर हुआ तो उससे लड़ना बेहद मुश्किल हो सकता है। किसी जानवर का हमला किसी भूत प्रेत के हमले से ज़्यादा अलग होता है। भूत प्रेत का हमला
पहले थोड़ा कम होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन एक बड़ा जानवर एकदम से झपट्टा मारकर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे इस बात का ध्यान भी रखना था। मेरे हाथ में एक पिस्तौल थी। उस पिस्तौल को हाथ में थामे मैं उसी तरफ किए जा रहा था जिस तरफ से आवाज़ आती। बार बार मैं ऐसा करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। उस पहाड़ी पर चढ़ना कितना मुश्किल था मुझे अब पता लग रहा था। दूर से तो वो छोटी सी पहाड़ी लग रही थी, लेकिन उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। भुरभुरी सी मिट्टी पैरों से फिसल रही थी और मैं बार बार खिसक कर नीचे की तरफ आ रहा था। पेड़ों को पकड़ते हुए, झाड़ियों से आगे बढ़ते हुए मैं उसके ऊपर जा रहा था और अब अंधेरा भी हो चुका था, तो ऊपर से जो रोशनी आ रही थी मैं उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मुझे लगा शायद ऊपर कोई रहता होगा, लेकिन यहाँ इन घने जंगलों में कोई कैसे रह सकता है? इतनी दूर खाना लेने कैसे जाता होगा वो? मुझे नहीं पता था। मैं ये तो जानता था यहाँ पर पिशाच का साया भी हो सकता है। पिशाच इंसानों जैसे ही होते हैं। वो जानवरों का खून भी पीते हैं, इंसानों का खून भी पीते हैं। मुझे लग रहा था यहाँ पर मेरा सामना किसी पिशाच से होने वाला है। मैं जैसे ही उस चोटी के करीब पहुंचा, मुझे एहसास होने लगा यहाँ आसपास ज़रूर ही कोई है। मुझे आंखें नजर आ रही थी, कभी किसी पेड़ के पास से तो कभी किसी झाड़ी के पीछे से। कोई मुझे ताके जा रहा था, बार बार आसपास होने का एहसास दिए जा रहा था। बार बार जैसे मैं फिसलता, जैसे कोई मुझे पकड़ने की कोशिश करता, मैं मुड़ता, वो नज़र नहीं आता। कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता जा रहा था। पहले तो वो एहसास कमतर थे, लेकिन अब तो वो मुझे छूने तक लगा था। मेरा बैग पीछे की तरफ खींचता, मैं नीचे गिरता गिरता बचता। वहाँ पास में ही एक तरफ खाई भी थी। मैं जैसे एक बार खींचकर उसके किनारे तक पहुँच गया था। वो मुझे उसके किनारे से नीचे फेंक सकता था, लेकिन उसने फेंका नहीं। मुझे बिल्कुल किनारे तक खींचकर वहाँ पर छोड़ दिया। मैं मरता मरता बचा था और मैं भागकर आगे की तरफ आया। मुझे पता लग गया था मुझे उसका सामना करना होगा। उसका एहसास भर था। मैं नहीं जानता था वो क्या चीज़ है। वो कोई जानवर है या कोई इंसान ही है जो मुझे मूर्ख बना रहा है, या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में मुझे पता ही ना हो। मैं बार बार उसके आसपास होने का एहसास कर रहा था। मैं पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बार बार जो मुझ पर हमला कर रहा था वो एक तरफ से आता, मेरे पास से गुजरता। जब मैं पीछे मुड़ता तो वो पीछे से हमला करता बिना देखे हुए। मैं जान गया था वो इस बार भी कुछ ऐसा ही करने वाला है, लेकिन मैंने इस बार जेब में हाथ डालकर ज्वालामुखी की राख को हाथ में पकड़ लिया था। मैं उस राख को वहीं पर गिराने वाला था और उससे धुआं सा उड़ता। वो राख हवा में धुआं सा बना देती और कोई भी दूसरी दुनिया की ताकत उसमें तेजी से भाग नहीं सकती। वो उनकी कमजोरी होती है, वहां पर वो फंसकर रह जाते हैं और मैं इस बार ऐसा ही करने वाला था। सच में उसने पीछे से हमला करने की कोशिश की और मैंने उस राख को वहीं पर गिरा दिया। उस धुएं में वो मुझे नजर आया। वो काली सी परछाई थी जो हवा में जैसे उड़ सी रही थी। उससे काले रंग का धुआं निकल रहा था जो सिर्फ उसके आसपास ही था। वो जैसे वहां पर कुछ देर के लिए थम सा गया। उस राख में वो थम सा गया और मैं समझ गया था कि वो एक तरह का पिशाच है। लेकिन कैसा पिशाच? इस तरह का उड़ने वाला पिशाच मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। पिशाच एक प्राणी होते हैं जो दूसरी दुनिया की शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे जैसे जीवित जीव ही होते हैं। वो मरे हुए नहीं होते। लेकिन इसमें जैसे मरे होने की शक्ति भी थी, दूसरी दुनिया की शक्ति भी थी। मैं थोड़ा सा डर गया था। उसकी काली आंखें मैंने देखी। मैं उनमें लाल रंग की पुतलियां देख सकता था। वो धुआं सा लग रहा था। उस सफेद राख के धुएं में कुछ देर के लिए वो जैसे रुका और तेजी से वहां से भाग गया।
अब वो आसपास के पेड़ों के पीछे से भाग रहा था। मैं जान गया था एक पिशाच को कैसे पकड़ा जाता है। पिशाच हमारे शरीर की दुर्गंध को महसूस कर सकते हैं, वो उसे सूंघ सकते हैं, इसी से वो हमारी पहचान करते हैं, इससे वो शक्ति को महसूस करते हैं। मुझे इसका पता लग गया था। मैंने जेब से जैसे बहुत सारे लहसुन निकाल लिए थे। लहसुन उनकी शक्ति को कमज़ोर करते हैं। हर सभ्यता में यही बताया जाता है, लेकिन ऐसे पिशाच का मैंने कभी सामना नहीं किया था। मैं आगे क्या करूंगा मैं समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही वो अब मेरे करीब आया, मैंने जेब से लहसुन को निकाला और एकदम से मुट्ठी को भींचकर खोल दिया। टूटे हुए लहसुन से एक दुर्गंध सी निकली थी और वो मेरे सामने जैसे खड़ा सा हो गया था। बार बार वो कोशिश कर रहा था और मैंने उस लहसुन को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक दिया था और वहाँ पर चावल भी बिखेर दिए थे। ये खाने वाले पके हुए चावल थे जो मेरा रात का खाना बनने वाले थे, लेकिन मुझे जान भी तो बचानी थी। मैंने उन्हें वहीं पर बिखेरना शुरू कर दिया। उन पर उनका चलना बहुत मुश्किल होता है। पिशाचों को यहाँ परेशानी होने वाली थी। चावलों पर उन्हें कदम भरने पर जैसे दर्द होता है, मैं ये जानता था, और वहाँ बिखरे चावलों में वो पिशाच भी जैसे फंस सा चुका था। उसे दर्द हो रहा था और वो कराहता जा रहा था। वो मुझे पकड़ना चाहता था और गुस्से में आ चुका था। तभी मैंने उसका असली रूप देखा। पहले तो वो एक काली परछाई नजर आ रहा था। एकदम से उन चावलों पर आने के बाद उसका असली रूप सामने आया। वो एक बला की खूबसूरत लड़की थी। मेरे सामने खड़ी वो जैसे दर्द से कराह रही थी और गुस्से में मुझे देखे भी जा रही थी। पिशाच बहुत ही भद्दे और डरावने से होते हैं। वो जब अपने असली रूप में आते हैं तो बड़े गंदे से नजर आते हैं। इतना खूबसूरत पिशाच मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। यकीन से कहूं तो इतनी खूबसूरत लड़की ही मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। बला की खूबसूरत लड़की और चावलों पर जब उसे दर्द हो रहा था तो जैसे मुझे भी बुरा सा लग रहा था। तभी उसने 2 कदम पीछे हटा लिए। वो मेरे तरफ देखे जा रही थी और अब वो दूसरे रूप में नहीं आ रही थी। वो जैसे मेरा सामना इसी तरह से करना चाहती थी। उसके बाद उसने बोलना भी शुरू किया। उसने कहा, तुम पहली बार हो जो सामने आए हो, वरना इंसान बहुत ही कमज़ोर होते हैं, बहुत डरे डरे से रहते हैं। तुम तो मुकाबला कर रहे हो। तुम्हें लगता है हर तरह की जानकारी है। मैं भी मुस्कान भरकर यही कह रहा था, हाँ मुझे सब पता है और तुम्हें भी मेरे बारे में सब पता लग जाएगा जब मैं तुम्हें कैद कर लूँगा। उसकी मुस्कान और भी ज़्यादा खिल चुकी थी। उसने कहा, कैद करने आए हो? तुम्हें क्या लगता है इतना आसान होता है कैद करना? मुझे कैद कभी नहीं कर पाओगी, बल्कि तुम्हें यहां से मरकर ही जाना होगा। मुझसे कैसे बच पाओगे? मैं उसे अपनी बातों में फंसाता जा रहा था। मैं इस पिशाच का सामना इतनी आसानी से नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके पास एक अजीब सी शक्ति थी जिसका राज मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे उसको बांधना था। मैं किस चीज से उसे बांध सकता था? किसी जीवित चीज से एक पिशाच को बांधा जा सकता है, वो भी काले धागे से। काले धागे से उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है और वो वहां पर आते ही नहीं। काले बंधे 2 गांठ वाले धागे से वो दूर ही रहते हैं और मैं उसी से उसे फंसाना चाहता था, उसे कमजोर करना चाहता था। मैंने एक धागा अपनी कलाई पर बांध लिया, लेकिन उसे छिपा लिया, क्योंकि अगर वो उसे देख लेती तो वहां से भाग जाती। वो जैसे ही मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी, मैंने डरने का एक नाटक सा किया और उन चावलों के छल्लों से बाहर आ गया। वो हंस रही थी। उसने कहा, खुद ही फंस गए, अपने जाल में खुद ही फंस गए। उसने पीछे से हमला करने की कोशिश की। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, जैसे पेड़ों के ऊपर से वो उड़ती उड़ती एक तरफ आई और उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन यही मौका था। मैंने वो काला धागा दूसरी तरफ से उसकी कलाई पर बांध दिया था। वो भी अब जकड़ सी गई थी। उसने एक चीख सी मारी और उसके बाद वो घुटनों पर बैठ गई। वो जान गई थी उसे
कैद कर लिया गया है। काले धागे की एक शक्ति होती है और इसे तो मैंने खास पूजा से बनाया हुआ था। इसे भारत की एक अलग पद्धति से बनाया गया था और मैंने उसे भी कलाई पर बांध दिया था, अपने भी और उसके भी। दोनों हम कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन मैं तो शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं करता। उसकी शक्तियां कमज़ोर हो चुकी थी और अब वो पिशाच नहीं बल्कि एक इंसान बच गई थी। जब तक ये धागा हमारी कलाई पर होता, हम दोनों कमज़ोर रहते शैतानी शक्तियों से। अब वो घुटनों पर बैठी जैसे रो रही थी। तुमने मुझे कैद कर लिया। मुझे पता है मैं इस गांठ को कभी खोल नहीं पाऊंगी और ना ही इस धागे को तोड़ पाऊंगी। तुम क्या चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो या मुझे हमेशा के लिए कैद करना चाहते हो? वो आंसू बहा रही थी, लेकिन मुझे पता था वो मुझे फंसाने के लिए ऐसा कर रही थी। किसी पिशाच पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं इन्हीं चीज़ों को पढ़ा करता हूँ। लेकिन कुछ समय बाद उसने भी ये कहना शुरू कर दिया, तुम मुझे छोड़ दो, मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। पहली बार किसी ऐसे पिशाच से सामना हुआ था। मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए थी। मैंने भी उससे बात करना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा, तुम्हें मैं यहाँ से ले जाने नहीं वाला। मैं सोचूंगा तुम्हारे साथ क्या करना है। तुम्हें मारना भी है या सिर्फ कैद ही करना है या यहाँ से ही दूर कहीं ले जाना है। मुझे पहले जानकारी चाहिए। तुम्हारा पूरा किस्सा जानना है। तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों रहती हो, नुकसान क्यों पहुँचाती हो, आखिर तुम करने क्या वाली हो। पूरी सच्चाई बता दो, फिर सोचूंगा तुम्हारे साथ क्या करना है। उस शाम उसने आग जलाकर अपनी कहानी शुरू कर दी। उसने बताना शुरू किया कि वो बचपन से ही इन जंगलों में खेली है। पास में ही एक गांव है जहां पर वो रहा करती थी। वो हमेशा से ही जादू सीखना चाहती थी और उसकी माँ भी एक जादूगरनी थी, लेकिन वो अच्छे लोग थे। एक बार उनके पास के गांव वालों ने उनके गांव में आग लगा दी थी। हर घर जलकर खाक हो गया। उसी दिन उसने ठान लिया था वो सिर्फ जादूगरनी नहीं रहेगी, बल्कि ऐसी शक्तियों को पाएगी जो हर किसी को परेशान कर सके। उसने काली शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। पहले तो वो सिर्फ जादूगरनी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो डायन बनना शुरू हो गई थी। लेकिन उसके मन में अब भी द्वेष नहीं था। उसने किसी को मारा नहीं, लेकिन आसपास उससे भी ज्यादा खतरनाक जीव रहा करते थे। जैसे जैसे वो काली शक्तियों का उपयोग करती रही, वो जैसे पूरी बनती गई। फिर भी उसने हर कोशिश की बचने की। किसी को कभी जान से नहीं मारा। आसपास के गांव को वो तबाह कर सकती थी, लेकिन वो भी काली शक्तियों का उपयोग करने लगे थे और उनसे सामना करना अब बहुत मुश्किल हो रहा था। पूरे गांव वालों को धीरे धीरे मौत के घाट उतार दिया गया था और वो अकेली बेचारी कुछ कर नहीं पा रही थी। उसने हर कोशिश की उनसे लड़ने की, लेकिन वो शक्तियों में बहुत आगे थे। तब इसी पहाड़ी पर आकर उसने नई शक्तियों की खोज शुरू की। तब उसे पता चला कि दूसरी दुनिया भी होती है जहां से काली शक्तियां इस दुनिया में आती हैं। वो साधारण डायन हुआ करती थी जिसके पास बहुत शक्तियां थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अलग पूजा शुरू की। वो शैतान से शक्तियां चाहती थी। तब उसका सामना दूसरी दुनिया के द्वार से हुआ। वो एक बड़े से पेड़ को दूसरी दुनिया का रास्ता बना पाई और दूसरी दुनिया में उसका सामना हुआ काल पिशाच से। एक काल पिशाच बहुत बड़े आकार के होते हैं और इतना विशाल आकार बादलों से भी ऊपर चला जाता है। वो वहां पर थी और काल पिशाच उसे कुछ ही क्षणों में खत्म कर सकता था। उसने पूरा मुकाबला किया। उसने हर शक्ति का इस्तेमाल किया। डायन के पास बहुत शक्तियां होती हैं और दूसरी दुनिया में जाकर वो शक्तियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन एक काल पिशाच का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। इतना विशाल आकार, इतनी विशाल शक्तियां, एक काल पिशाच एक शैतान को भी वश में कर सकता है।
वो शैतान जो अमर होते हैं, काल पिशाच उसे भी वश में कर सकते हैं। वो डर रही थी, वो घबरा रही थी, उसे पता नहीं था वो क्या करे। वो मुकाबला करती रही, लेकिन काल पिशाच की शक्तियां बढ़ती जा रही थी। वो धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था। तब वो घुटनों पर आ गई और उसने माफी मांगनी चाही। उसने कहा वो इस दुनिया से चली जाएगी, बस उससे गलती हो गई। वो काल पिशाच उसकी जान चाहता था और वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसने बस एक सौदा किया। उसने कहा मुझे जिंदगी चाहिए, तुम जैसी दोगे मुझे वैसी चाहिए। मैं बस बदला लेने के लिए यहां पर आई थी। हमारे पास के गांव वाले हमें बहुत परेशान करते हैं। मैंने हर कोशिश कर ली मुकाबला करने की, लेकिन मैं जान गई काली शक्तियां कमजोर होती हैं, वो हर किसी का सामना नहीं कर सकती। मैंने हर कोशिश कर ली, मैं उसका सामना नहीं कर पाई। तो उस काल पिशाच ने एक सौदा किया। उसने कहा कि काल पिशाच की काली शक्तियों का कुछ हिस्सा उसे मिल जाएगा। उसके बदले में उसे उस दुनिया से कुछ चाहिए। तो उसने कहा कि वो क्या दे सकती है। उस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके काम का हो। तो उस काल पिशाच ने सौदा किया, एक बड़ा दरवाजा बनाना होगा, एक विशाल द्वार, जिससे वो भी उस दुनिया में जा सके। वो घबरा गई थी। उसने कहा क्या काल पिशाच भी हमारी दुनिया में आ सकता है? तो उस काल पिशाच ने कहा हाँ, आ तो सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा द्वार कोई बनाता ही नहीं। तुम अगर बना दो तो मैं आ सकता हूं। उस काल पिशाच ने कहा कि मेरे पास पुराना ज्ञान बचा है, नया ज्ञान नहीं है। मुझे इतना पता है कि बड़े दरवाजे से ही मैं पार जा सकता हूं और उस दुनिया को भी इस दुनिया जैसा बना दूंगा। बस एक बार सफर करने का मौका मिल जाए। वो कुछ कर नहीं सकती थी, उसे सौदा करना पड़ा। उसने सोचा था कि अपनी दुनिया में पहुंचकर वो सब कुछ भूल जाएगी और इस दुनिया में कभी आएगी ही नहीं, तो हमेशा के लिए वो बची रहेगी। उसने किया भी ऐसा ही। उस काल पिशाच से उसने बहुत सारी शक्तियां ले ली और उन शक्तियों को लेकर वो इस दुनिया में आ गई। यहाँ पर उसने उन पूरे गांव वालों का सामना अकेले कर लिया। उसने उन गांव वालों से बदला, उनके घरों को जला कर लिया। एक झटके में हर घर को जला दिया और उसका सामना करने वाला कोई नहीं था। गांव के हर शक्तिशाली इंसान को उसने पटखनी दे दी थी और उन्हें जख्मी कर कर छोड़ दिया, लेकिन मारा नहीं। उसने सबको वहां से भगा दिया, लेकिन कभी कभी वो वापस आने की कोशिश करते। वो हमेशा उनको वहां से भगा देती, लेकिन उसकी शक्तियां बिगड़ती जा रही थी। वो अब शैतानी प्रवृत्ति वाली बनती जा रही थी। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता कि वो कंट्रोल नहीं कर पाती। वो इंसानों पर हमला करने लगी थी। उसने अपना रूप भी पहचान लिया था। वो हमेशा काले रंग की बनी रहती। वो काली हवा में उड़ती हुई उन काली शक्तियों को धुएं के रूप में छोड़ती हुई यहाँ वहाँ मंडराती रहती। ऐसे ही सब उसे पहचानने लगे थे। अजीब सी शक्ति। उसे लगा था कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं पहला था। सच में मैंने उसे काबू में कर लिया था। उसने बहुत कोशिश की उस धागे को तोड़ने की, वो धागे को तोड़ ही नहीं पाई। हर कोशिश के बाद भी वो कमजोर सी पड़ गई थी। उसने पहली बार महसूस किया कि काली शक्ति से बड़ी भी कोई शक्ति है, कोई मुकाबला कर सकता है। वो अब वहां पर बैठी मेरी तरफ देखे जा रही थी और जैसे मेरी तरफ उसको एक आस थी कि मैं उसे छोड़ दूंगा। उसने कहा सब कुछ बता दिया, मुझे छोड़ दो। मैंने उससे कहा अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम तो लोगों को मारना शुरू कर दोगी। उसने कहा नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी, किसी को जान से नहीं मारूंगी। मैं किसी को मारना नहीं चाहती। मैंने उससे कहा तुम मारना नहीं चाहती, तुम एक साधारण डायन बन चुकी थी, लेकिन इन काली शक्तियों से तुम एक ऐसी डायन बन चुकी हो जो पिशाच का आधा हिस्सा है। तुम आधी पिशाच और आधी डायन हो। तुम धीरे धीरे बहुत ही डरावनी बनती जा रही हो, बहुत ही खतरनाक बनती जा रही हो। तुम धीरे धीरे लोगों को भी मारना शुरू कर दोगी
देखो, तुम आम लोगों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू हो गई हो। वो अब घबराई सी मेरी तरफ देख रही थी और अपने हाथों को भी टटोल रही थी। उसने कहा, मैं कोशिश करती हूं, लेकिन जैसे कोई मुझ पर हावी होने लगता है, जैसे कोई मेरे दिमाग पर हावी होने लगता है और वो मुझे अपने कंट्रोल में करने लगता है। मैं उससे लड़ती हूं, किसी को जान से मारने नहीं देती, लेकिन वो शक्ति जैसे मुझ पर हावी हो जाती है। पहली बार हुआ है, इस धागे को बांधने के बाद पहली बार हुआ है। मैं पूरे कंट्रोल में हूं। सच में मैं इंसानी रूप में आ चुकी हूं। इतने समय बाद मैंने इंसानी रूप को महसूस किया। मैं कितनी खूबसूरत हूं, लेकिन इस रूप में मैं आसानी से नहीं आती। जब मैं उसे छोड़ती हूं तभी मुझे महसूस होता है अपना रूप, अपना इंसानी शरीर, वरना मैं डायन तक ही पहुंच पाती हूं और दोबारा उस काल पिशाच की शक्ति में जकड़ जाती हूं। वो पूरी रात हमारी बातें करते हुए निकल गई थी। उसने दूसरी दुनिया की कई कहानियां बताईं, वहां पर क्या क्या होता है। वो कभी कभी दूसरी दुनिया को महसूस कर पाती है, लेकिन वो कभी उसका सफर नहीं करती। उसे डर है वो वहीं पर कैद सी हो जाएगी और उसे वहीं पर आत्मा का निषेचन करना होगा, जिसमें उसकी आत्मा के हिस्से होते रहेंगे। वो वहां पर नहीं जाना चाहती, लेकिन वो यहां पर भी ऐसा महसूस नहीं कर रही थी कि वो कैद से बाहर है। वो इसी तरह पूरी रात बातें करती रही। मुझे भी उससे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। सच में वो भला की खूबसूरत थी। उसकी आवाज भी बहुत ही सुंदर थी। वो एक साधारण सी लड़की थी, बस वो शक्तियां ही उसे जैसे अजीब सी बना देती। मुझे कभी कभी उस पर तरस आता, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं अगर उसे आज़ाद कर दूंगा तो वो मुझे जिंदा भी छोड़ेगी या नहीं। उससे अगले दिन उसने मुझे वो पूरा जंगल घुमाने का वादा किया। हम धागे में बंधे वहां पर चले जा रहे थे। मैं बस उसकी बातों में खोया सा रहता। मुझे बहुत जानकारी मिलती। वो दूसरी दुनिया की शक्तियों की चीजें बताती, कैसे पिशाचों को काबू किया जाता है, कैसे पिशाचों की शक्तियों को कमजोर किया जाता है, कितने तरह के जीव होते हैं दूसरी दुनिया में, दूसरी दुनिया कैसी होती है, क्यों वहां पर रेत की आंधियां चला करती हैं और काल पिशाच वो बड़े बड़े जीव क्या हैं। वो मुझे हर रोज वो बातें बताया करती। मैं उसी जंगल में खोता सा जा रहा था। वो खाने का पूरा इंतजाम कर देती। पेड़ों से फलों को लाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। वहां पर शिकार करना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता। हम इसी तरह धागे से बंधे उसी जंगल में घूमा करते। मुझे उससे लगाव सा होने लगा था। मैं किसी पिशाच के साथ जंगल में अकेला क्यों रहना चाहूंगा? मुझे नहीं पता कैसे दिन महीने में बदल गए। 2 महीने मैं धागे से बंधा उसी के साथ उसी जंगल में रहता। मुझे नहाने में मुश्किल होती, उसे भी कहीं जाने में मुश्किल होती, लेकिन हम वहीं पर बंधे जैसे एक दूसरे से जुड़ते से जा रहे थे। वो भी मुझसे जैसे दूर होना ही नहीं चाहती थी। वो तो मुझसे ये तक नहीं कहती कि मैं इस धागे को खोल दूं। वो तो कहती कि धागे में बंधकर ऐसा लगता है वो दोबारा इंसान बन गई है। मुझे भी उससे जैसे प्यार सा होने लगा था और मुझे ऐसा लगता कि वो भी मुझसे प्यार करने लगी थी। लेकिन उसकी प्रवृत्ति, क्या वो उसे छोड़ पाएगी? 2 महीने तक इस धागे से बंधने के बाद भी वो जैसे बदलने लगी थी। लेकिन क्या ये सच था या सिर्फ बचने का एक तरीका? मैं अब उस पर भरोसा करने लगा था। उसने हर चीज को बता दिया था और मैं भी अब उसे छोड़ना चाहता था, लेकिन उससे दूर नहीं जाना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि उस धागे से निकलने के बाद वो क्या करेगी। क्या वो उस शैतानी शक्ति पर काबू कर पाएगी या वो उसी की बन जाएगी और मुझे मार देगी? मैं मरने के लिए भी तैयार हो गया था। मैं उस धागे को खोलने को तैयार हो गया था। उसके सामने बैठा मैं उस धागे को धीरे धीरे खोलता जा रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे नहीं पता वो धागा खुलने की मुस्कान थी या वो बचने की मुस्कान थी, लेकिन मुझे वो धागा खोलना ही था। मैंने वो धागा अपनी कलाई से खोल दिया। मैंने उसकी कलाई से वो धागा नहीं खोला, बल्कि मैं जानना चाहता था वो क्या करेगी। मैं
वहां खड़ा आजाद था, बिना धागे में बंधा हुआ। वो अब मुझको नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने पहुंचाया नहीं। शायद उसकी शक्ति अभी भी बंधी हुई थी, वो धागे को खोल नहीं सकती थी। मुझे अब वो धागा भी खोलना था, वो उसे खुलवाना चाहती थी। मैंने वो धागा डरते डरते खोला। मैं उसे भी खोना नहीं चाहता था और मैं मरना भी तो नहीं चाहता था। मैंने उस धागे को खोल दिया और उसका रूप भी जैसे बदलने लगा। उससे काला धुआं निकलने लगा और उसकी मुस्कान बहुत ही अजीब सी थी। वो जैसे मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। मुझे जान से मारने के लिए वो मुझ पर छलांग लगाती, लेकिन पीछे हट जाती। काफी देर उसने कोशिश की मुझे नुकसान पहुंचाने की, लेकिन वो जैसे पहुंचा नहीं रही थी। वो लड़ रही थी उस शक्ति से। काफी देर ऐसा करने के बाद उसने मुझसे कहा, अगर तुम मुझे धागे में बांध सको तो बांध दो। इस शक्ति को मैं संभाल नहीं पा रही हूं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैंने वो पूरा धागा उसकी कलाई पर बांध दिया। उस पूरे धागे को बंधने के बाद वो फिर से अपने सही वाले रूप में आ गई थी। वो खूबसूरत लड़की, वो अब मेरे गले लग गई थी और वो मुझसे दूर नहीं होना चाहती थी। मैं खुद उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे पहली बार जिंदगी में प्यार हो गया था। मैं उसे लेकर उस जंगल से बाहर आया। मैंने सबको बता दिया कि मैंने उस शक्ति को खत्म कर दिया है। मैंने उस शैतानी आत्मा को खत्म कर दिया है जो जंगल में सबको नुकसान पहुंचाती थी। अब वहां पर किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। सब खुश थे और मैं उसे लेकर लंदन आ चुका था। मैं उसके साथ रहना चाहता था। मैंने उससे शादी की। अगले साल हमारे बच्चा हुआ, जोसेफ। जोसेफ हमेशा से ही एक अलग सा बच्चा था। उसमें भी एक शक्ति थी। मैं कभी महसूस नहीं कर पाया कि वो काली शक्ति थी या नहीं, लेकिन वो बचपन से कुछ अलग कर पाता था। वो चीज़ों को हवा में हिला पाता था। मैं कभी भी उससे डरता नहीं, क्योंकि मैं उसकी माँ एलिना को बहुत प्यार किया करता था। धीरे धीरे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती जा रही थी। वो भी मेरे साथ उन घड़ियों की दुकान पर काम करती। हम वहां पर बहुत सारी घड़ियां बनाते। मैं नई घड़ियां भी बनाने लगा था। मैं अब खुशी से जिंदगी जीने लगा था। लगभग 8 सालों तक हम वहीं पर काम करते रहे। वो भी मेरे साथ भूतों को पकड़ा करती। उसको ज्यादा ज्ञान था मुझसे। धीरे धीरे वो मुझको सब कुछ बताती गई, कैसे भूतों को संभाला जाता है। भूतों से डर तो मुझे लगता ही नहीं था। भूतों को पकड़ना जैसे मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होता। लेकिन 8 साल बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। उस दिन जोसेफ स्कूल गया हुआ था और हम एक पुरानी सी हवेली में, एक जंगल की हवेली जो बिल्कुल उसके बीचों बीच बनी हुई थी। इस बड़ी सी हवेली में एक बड़ा सा दरवाजा था जो घर के अंदर था। इसका आकार काफी बड़ा था। वहां पर उस दरवाजे से एक रोशनी निकल रही थी। ये सफेद रोशनी थी जिससे काला धुआं निकल रहा था। मैं और एलिना उसे देखे जा रहे थे। हम जानते थे ये कौन सा दरवाजा है। ये दूसरी दुनिया का दरवाजा है जो यहाँ पर बनाया गया है। इसे किसी ना किसी मजबूर ने बनाया होगा और वो दूसरी दुनिया का काल पिशाच इसी तरह से सौदे करता होगा लोगों के साथ, ताकि वो इस दुनिया में आ सके। हम उस दरवाजे को तोड़ना चाहते थे। हमें नहीं पता था कि उस दरवाजे से वो काल पिशाच हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहा है। भले ही इस दरवाजे का आकार बहुत बड़ा था, लेकिन वो काल पिशाच इस दरवाजे से भी हमारी दुनिया में नहीं आ सकता था। उसका आकार ज्यादा बड़ा था। वो कोशिश कर रहा था। हमने उस दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहीं पर हमसे एक गलती हो गई। उस काल पिशाच की उंगलियों से वो काली शक्ति खींचा करती थी और उसने एलिना को अंदर की तरफ खींच लिया। मैं उसे बचाना चाहता था। मैंने भी छलांग लगा दी दूसरी दुनिया में। मुझे पता था
यहाँ पर वो काल पिशाच बिल्कुल सामने मिलेगा और उस दुनिया में उसका सामना करना कोई आसान काम नहीं। मैं वहाँ पर हर कोशिश कर रहा था एलिना को बचाने की, लेकिन उससे तो वो शक्तियाँ जैसे खींची जा रही थी। वो मरने की कगार पर थी। मैं भी वहीं पर मरना चाहता था, लेकिन उसे बचाकर मैं हर कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। तब मैंने सोचा अगर मैं उसकी कलाई से वो काला धागा उतार दूं तो वो शक्तिशाली बन जाएगी। शायद वो उस काल पिशाच से मुकाबला कर पाए और बचकर हमारी दुनिया में हम दोनों आ पाए। मैंने उस धागे को खोल दिया था और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस धागे को खोलते ही जैसे एलिना भी बदलनी शुरू हो गई। वो उस काल पिशाच से मुकाबला नहीं कर रही थी, बल्कि मेरे पीछे पड़ गई थी। उसके बाद धीरे धीरे उस काल पिशाच ने जैसे उसकी शक्ति सोख ली। मैं इस शक्ति को महसूस कर सकता था। उसके अंदर बची सारी सच्चाई सोखी जा चुकी थी। वो आम इंसान नहीं रह गई थी। वो एक डायन और एक पिशाच का भाग बन चुकी थी, जिसमें कोई अच्छाई नहीं थी। वो अब मुझ पर हमला कर रही थी और काल पिशाच वहां जैसे एक तरफ खड़ा मेरी तरफ देखे जा रहा था। उसे मुझे मारने में बिल्कुल मजा नहीं आता, लेकिन अगर एलिना मुझे मारती शायद उसे मजा मिलता। वो मेरे जैसे छोटे से जीव को मारकर ज्यादा क्या कर पाता। उसे जो काम था एलिना से वो जरूर वो करवा लेता बाद में। मैं डर गया था। वो एलिना से वो दरवाजा बनाएगा। वो उसको इस तरह से अलग कर चुका है। वो मुझसे ज्यादा जानकारी भी पा चुकी है। वो हर तरह की जानकारी पा चुकी है, हमारी दुनिया की ऐसी जानकारी। वो छोटे दरवाजे से भी बाहर आ सकता है, मैं जानता था। वो काल पिशाच छोटे दरवाजे से इस तरह से बाहर आ सकता है अगर उसका आकार ही छोटा कर दिया जाए। मैं जान गया था काल पिशाच को छोटे आकार में कैसे लाया जाता है। मैंने उसे एलिना को बता दिया था। मैं जानता था एलिना उसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ नहीं करेगी, लेकिन इसमें एलिना तो बची ही नहीं थी। ये तो काली शक्तियों वाली डायन पिशाच बन गई थी। वो अब मुझ पर हमला कर रही थी। मैंने वो धागा निकाला और उसकी कलाई पर बांध दिया। उसे जरा भी कुछ महसूस नहीं हुआ। वो अब काबू में नहीं आ रही थी, जैसे उसके अंदर मेरी एलिना बची ही नहीं थी। वो तो अब शैतान का हिस्सा बन गई थी। मैं अब उसे बचा नहीं सकता था। मैं महसूस कर रहा था उसके अंदर वो एलिना बची ही नहीं, सिर्फ ये डायन पिशाच बची है। मैंने वो धागा खींचा और अपनी कलाई पर बांध दिया। वो धागा बांधना कितना मुश्किल था मैं ही जानता हूं। वो अब मुझको नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी नुकसान पहुंचाने का। वो बार बार कह रही थी, मैं तुम्हें मार दूंगी, तभी तुम मेरे हो जाओगे। तुम वापस उस दुनिया में मत जाओ। मैं तुम्हें दूर नहीं जाने देना चाहती। तुम्हें मार दूंगी तो हमारी आत्मा एक हो जाएगी। हमेशा हम यहाँ पर रहेंगे शक्तियों के साथ। वो अब डरावनी सी डायन बन गई थी। मुझे वहां से बाहर निकलना था, लेकिन वो काल पिशाच की शक्तियों का एहसास था। सच में इतनी विशाल शक्तियों का भंडार था वो, जो अपनी शक्तियों को छोड़ रहा था। वो बहुत ज़्यादा विशाल हो रहा था और वो जैसे हमारे ग्रह तक को हिला सकता था। मैं वहाँ से भागकर उस दरवाजे से अंदर आना चाहता था। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरा अंदर आना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी मैं उस ज्वालामुखी की राख को वहां पर धुआं बनाकर किसी तरह अपनी दुनिया में पहुंच पाया। मैं महसूस कर रहा था, बार बार एलिना कह रही थी, मत जाओ, यहां से दूर मत जाओ, रुक जाओ, दूर मत जाओ। मैं फिर भी यहां से बचना चाहता था। मैंने उस दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं आसानी से तोड़ सकता था। कोई शक्ति मुझे अंदर खींच नहीं सकती थी, लेकिन मैं एलिना को बचा भी नहीं पा रहा था। मैंने धीरे धीरे उस दरवाजे को तोड़ दिया और छोटा सा हिस्सा बचा था उसका। उससे एलिना बार बार कह रही थी, तुम वापस जरूर आओगे, तुम्हें आना होगा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ कैद कर लूंगी।
वापस नहीं जाने दूंगी। शायद ये काला धागा मुझे बचा पाया था, लेकिन मैं एलिना को उसी दुनिया में छोड़ आया था। उस दिन मैंने उसका डायन वाला वो रूप देखा था। ये मेरी एलिना नहीं थी। वो हमेशा मुझे अपने आसपास महसूस होती। उसकी कुछ शक्ति हमारी दुनिया में आभास दे सकती है। उस खास कैमरे से तब से वो नजर आने लगी और वो हमेशा मेरी टांग को खींचती रहती। भले ही वो मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती मुझे खींच कर दूसरी दुनिया में ले जाने की। मैं कभी उस ताबूत के पास नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है उसकी छोटी सी खींच से मैं उस ताबूत के अंदर जा सकता हूं। उसने मुझे बताया था कि एक दिन जब मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा, जब मेरी कलाई पर धागा नहीं होगा, उस दिन मैं एलिना से संपर्क कर पाऊंगा और जब वो जानकारी काल पिशाच तक पहुंच जाएगी, छोटा सा दरवाजा भी उसे इस दुनिया में ला पाएगा। तब वो इस दुनिया में आने की हर कोशिश करेंगे और इस दरवाजे को खोल ही देंगे। उस दिन एलिना को छोड़ दिया जाएगा और वो आधी डायन आधी पिशाच हमारी दुनिया में पैर रखेगी। जब वो हमारी दुनिया में पैर रखेगी, उसके 5 दिन बाद वो काल पिशाच अपना आकार छोटा करके हमारी दुनिया में आ जाएगा और जब वो हमारी दुनिया में आ जाएगा, उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। इतनी शक्ति का मुकाबला हम इंसान नहीं कर सकते। मैंने ये डायरी पूरी पढ़ ली थी। तो ये राज था मिस्टर हेनरी का। सच में क्या ऐसा हुआ था? और अगर सच में यही हो रहा है तो एलिना ने कदम रखा है हमारी दुनिया में, हमने उसे वापस भेज दिया। लेकिन वो काल पिशाच आकार छोटा कर सकता है। वो 5 दिन में हमारी दुनिया में आने वाला है और अगर वो हमारी दुनिया में आ गया तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? दुनिया की कोई ताकत नहीं है, दुनिया का कोई विमान नहीं है, दुनिया की कोई मिसाइल नहीं है, दुनिया का कोई बम नहीं है जो काल पिशाच का सामना कर पाए। मैं जानता हूं काल पिशाच कितना शक्तिशाली होता है। मैं भी उस दुनिया में गया था तो उसे देख पाया था दूर से। और वो आकार अगर वो हमारी दुनिया में आ गया तो हम क्या करेंगे? मैं उस रात सोचे जा रहा था और अगले दिन जब मैं उस घड़ियों की दुकान पर पहुंचा तो मेरे पास कई सवाल थे और मिस्टर हेनरी मेरी तरफ देखे जा रहे थे एक मायूसी के साथ। उनका कहना था, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम जितने दरवाजे तोड़ेंगे वो नए दरवाजे बना लेगा। उस दुनिया से दरवाजे बनेंगे। अब वो हमारी दुनिया में आकर रहेगा। हमारा संपर्क जुड़ चुका है। वो जान चुका है उसका आकार छोटा कैसे होता है और वो छोटे दरवाजे से हमारी दुनिया में कैसे आ सकता है। वो जान चुका है। हमें अब तैयारी करनी होगी उससे मुकाबला करने की। हम इतनी आसानी से मर नहीं सकते। इंसानों की मौत इतनी आसानी से नहीं होगी। हम इस दुनिया को उनके हवाले नहीं कर सकते। हमें तैयारी करनी होगी उससे मुकाबला करने की। हम तीनों उस दुकान पर खड़े थे, मैं, हेनरी और जोसेफ। हम जानते थे मुकाबला करने की बारी आ चुकी है। हमें अब ऐसे लोग चाहिए जो उस काल पिशाच का मुकाबला कर पाएं। मैं नहीं जानता था और लोग भी हैं जो ऐसे भूतों का सामना करते हैं। मुझे मिस्टर हेनरी ने बताया कि दुनिया में और भी कई लोग हैं। हमें उनको बुलाना होगा। हमारे पास 5 दिन हैं और 5 दिन में हमें उस काल पिशाच का सामना करना है। दुनिया में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमें नहीं पता यहां उसकी शक्तियां किस स्तर तक जाएंगी। सच में आने वाले एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं। आपको सच में बहुत डर लगेगा। हम कैसे करते हैं उनका मुकाबला, उसे देखने के लिए इंतजार कीजिएगा अगले एपिसोड का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए
डरते रहिए।